वन आपकी स्क्रीन पर एरर बताइए, लॉजिकली भी और ग्रामेटिकली भी, जहां पर भी आपको एरर लगता है तो आप वो बताइए। सिंसियर स्टूडेंट्स लाइक यू एंड ही शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन। हाँ जी, एरर बताओ। पहले का 1 2 3 4 बताइए बेटा मुझे। तो देखो अब मैं समझाता हूं, देखो आपने दिया, अब मैं समझाता हूं। बेसिकली चलो पहले मैं एरर बता दूं। यहां पर ही की जगह हिम होगा, प्रोनाउन एरर होगा। अब कहता है ये हुआ कैसे, तो बेटा ये हुआ इस लाइक की वजह से। अब ये जो लाइक वर्ड है ना मेरे बेटा, ये जो लाइक वर्ड है, ये लाइक वर्ड जो है ये दो काम करता है। ये सेंटेंस में ये वर्ब भी होता है और ये प्रेपोजिशन भी होता है। ये वर्ब भी होता है, प्रेपोजिशन भी होता है। और अगर ये वर्ब है तो इसकी हिंदी होगी पसंद करना, और फिर इसकी 5 फॉर्म्स हो जाएंगे, क्योंकि मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। तो अगर ये वर्ब है तो इसकी हिंदी होगी पसंद करना, लेकिन अगर ये प्रेपोजिशन है तो ये सिमिलैरिटी बताएगा, सिमिलैरिटी, तब इसकी हिंदी हो जाएगी की तरह। ये किसी की किसी से सिमिलैरिटी बताएगा, नाउन प्रोनाउन की किसी दूसरे नाउन प्रोनाउन से सिमिलैरिटी बताएगा। जैसे कि अब मैं बोलूं कि आई लाइक, मैंने लिखा आई लाइक माई फ्रेंड्स, आई लाइक माई फ्रेंड्स। और दूसरा है आई एम लाइक माई फ्रेंड्स, आई एम लाइक माई फ्रेंड्स, आई एम लाइक माई फ्रेंड्स। तो अब जरा देखिए दोनों सेंटेंस के अंदर, अब जब वाक्य बनाते हैं तो हमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब की आवश्यकता होती है। तो एक सब्जेक्ट और एक वर्ब चाहिए। यहां डू वाली वर्ब है, यहां पर बी वाली वर्ब है। तो ये अगर वर्ब है तो इसका मतलब है पसंद करना। तो ये कहना चाहता है मैं पसंद करता हूं अपने दोस्तों को, मैं अपने दोस्तों को पसंद करता हूं, ये वर्ब है। हमने कहा आई एम, अगर मैंने लिखा आई एम तो ये बी वाली वर्ब है। तो ये बी वाली वर्ब है, ये मेन वर्ब हो गई है। आई एम मैं जो हूं, लाइक तो यहां पर ये प्रेपोजिशन है। अब मैं अपने दोस्तों की तरह हूं, तो यहां पर आई में और उसके दोस्तों में सिमिलैरिटी बता रहा है। तो आई एम लाइक मैं जो हूं, लाइक माई फ्रेंड्स अपने दोस्तों के जैसा हूं। तो जब ये प्रेपोजिशन होता है ये सिमिलैरिटी बताता है कि मैं अपने दोस्तों की तरह हूं, सिमिलैरिटी बता दिया आपने। अब अगर समझ गए प्रेपोजिशन है, तो जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है और या फिर प्रोनाउन आता है। और बेटा प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन प्रोनाउन आता है वो प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन जाता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रहता है, मतलब कि वो ऑब्जेक्ट रहता है। तो बेटा इस सेंटेंस में आप देखें ये क्या कहता है, सिंसियर स्टूडेंट्स। अगर ये समझ में आ गया है तो अब इसे देख, कहते हैं सिंसियर स्टूडेंट्स, तो ये सब्जेक्ट है। और बेटा कि यहां से देखो शुड स्टडी रेगुलरली टू पास द एग्जामिनेशन, तो ये सब्जेक्ट है तो ये प्रेडिकेट है। इतना शुड से प्रेडिकेट शुरू हो गया। कहते हैं सिंसियर स्टूडेंट्स को शुड स्टडी रेगुलरली, सिंसियर स्टूडेंट्स को शुड स्टडी रेगुलरली स्टडी करनी चाहिए टू पास द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन को पास करने के लिए। तो ये सब्जेक्ट, ये प्रेडिकेट, तो ये बीच में जो है ये डिस्क्रिप्शन है कि मतलब सिंसियर स्टूडेंट्स तुम्हारी तरह, तुम्हारी और उसकी तरह। तो यहां पर ये सिमिलैरिटी बता रहा है कि तुम्हारी और उसकी तरह जो सिंसियर स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट्स है यू और ही की सिमिलैरिटी बता रहे हैं। तो इसका मतलब है ये कि प्रेपोजिशन, और भाई अगर प्रेपोजिशन है तो इसका मतलब है ये दोनों ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो आता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो यू हमारा ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव के सेम होता है, तो ये तो ऑब्जेक्ट है। तो ही सब्जेक्टिव कैसे, तो ही का सब्जेक्टिव कैसे आपको हिम करना पड़ेगा, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद हम नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट ही लिखते हैं, ऑब्जेक्ट ही बनाते हैं। तो यहां इन प्लेस ऑफ ही यूज हिम। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब बताइए समझ में आया कि नहीं आया? लाइक का यूज देख लो, ठीक है बेटा। अगर कंफ्यूजन है तो आप पूछ लो, अदरवाइज कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, एकदम इजी है। बताइए बेटा आगे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपको मैं देता हूं, पहले आप इसमें एरर निकालिए। एरर निकालिए, क्या एरर है? सेकंड का बताइए बेटा, सेकंड का। Although we had very good batsmen,
वी कुडंट बी एबल टू स्कोर हाई। एरर बताओ बेटा इसमें। बेटा ग्रामर आपको बहुत अच्छा करना है ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्रामर पहले टॉपिक वाइज पूरे करने पड़ेंगे, और टॉपिक पूरा होने के बाद उसकी थ्योरी को 2 बार 3 बार 4 बार रफली पढ़ो। उसकी थ्योरी को 2 बार 3 बार 4 बार रफली पढ़ो। आपने जैसे नाउन खत्म कर लिया, नाउन की थ्योरी को बस ऐसे ही लेके बैठ जाओ, 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ो कि यार ये क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है, ये नियम क्या कह रहा है, तो उससे रिफ्रेश होते जाएंगे नियम किसी भी टॉपिक का। चलिए आपने रिप्लाई किया, चलो अब मैं आपको जवाब देता हूं। कहते ऑल्दो, ये टी नहीं होगा बेटा, ये टाइपिंग एरर है, ऑल्दो होता है। वी हैड वेरी गुड बैट्समैन, वी कुडंट बी एबल टू स्कोर हाई। बेटा अब जरा देखें, कुछ चीजें होती हैं जो सुपरफ्लुअस हो जाती हैं। एक ही बात को दो बार नहीं लिखते, सुपरफ्लुअस हो जाना। एक ही बात को, रिडंडेंसी, एक ही बात को 2 बार लिखना, सुपरफ्लुअस। तो यहां पे सुपरफ्लुअस एरर है। क्या एरर है? जैसे मैं सेंटेंस बोलूं कि भाई आई कैंट बी एबल टू ड्राइव ए कार। अब अगर आप इस सेंटेंस को देख रहे हैं तो इसके अंदर 2 बातें आ गई। पहला तो कैन आ गया और दूसरा बी एबल टू आ गया, बी एबल टू। अच्छा अब यहां पर कैन बताता क्या है? कैन भी तो एबिलिटी को ही बताता है बेटा। कैन किस चीज को बताता है? प्रेजेंट में एबिलिटी को बताता है, और बी एबल टू भी तो एबिलिटी को ही बताता है। दोनों एबिलिटी को बताते हैं, ये दोनों सेम मीनिंग कन्वे करते हैं, सेम मीनिंग। इसे कहते हैं हम ट्रांसफॉर्मेशन, इसे हम कहते हैं एम्बिग्यूटी। या तो कह दो ट्रांसफॉर्मेशन या कह दो एम्बिग्यूटी, कि आप इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, इसको इसमें ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, सेम मीनिंग। तो ये सेंटेंस गलत हो गया। अब इसको 2 तरीके से ठीक करो। अब आप इसे 2 तरीके से ठीक कर सकते हो। अगर आप कैन लगा रहे हो तो बी एबल टू हटा दो, और अगर बी एबल टू लगा रहे हो तो कैन हटा दो। दोनों में से एक काम कर दो। देखिए कैसे, आप इसे ऐसे कर दो, आई, अगर आप कैन लगा रहे हो तो कैन मॉडल है, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, बी एबल टू हटा दो, तो आई कैन बी एबल, तो सॉरी कैन लगा दिया, सॉरी अब कैन लगा दिया तो बी एबल टू हटा दिया, क्योंकि कैन के अंदर एबिलिटी आ गई, एबिलिटी कैन में आ गई, तो बी एबल टू नहीं लिखना। अब डायरेक्ट मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो या तो आप लिखो कि भाई आई कैन ड्राइव ए कार, आई कैन ड्राइव ए कार। लेकिन यहां कैंट बोल रहा है, मना कर रहा है, तो कैंट को कैंट कर दो कि आई कैंट ड्राइव ए कार। तो बी एबल टू का कोई मतलब ही नहीं, तो आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार ड्राइव नहीं कर सकता। या तो ऐसे कर दो, अब या फिर आप कैन हटा दो, बी एबल टू रखो। तो आप अगर कैन हटाओगे तो बी एबल टू, तो आप ऐसे लिखोगे आई बी एबल टू ड्राइव ए कार, आई बी एबल टू ड्राइव ए कार। तो आप ऐसे तो बोल नहीं पाओगे आई बी एबल टू, तो आप क्या करेंगे, बी की फॉर्म लिख दो। अब बी की फॉर्म लिख दो, तो बी की फॉर्म होगी आई के अकॉर्डिंग एम, तो आई एम एबल टू ड्राइव ए कार। लेकिन ये मना कर रहा है, तो आप लिख दो आई एम नॉट एबल टू। अब या तो ऐसे लिखो आई कैन ड्राइव ए कार, मैं कार नहीं चला सकता, या आई एम नॉट एबल टू ड्राइव ए कार। बेटा ट्रांसफॉर्मेशन सेम मीनिंग है कि नहीं? ट्रांसफॉर्म कर दिया, ऐसे बना दो या ऐसे बना दो, तो ये सेम मीनिंग कंटेन करते हैं, ये सेम मीनिंग कंटेन करते हैं। अब बताइए किसे क्लियर नहीं हुआ? अभी क्लियर हो गया। तो प्रेजेंट की एबिलिटी हम कैन से बताते हैं, तो पास्ट की एबिलिटी हम कुड से बताते हैं। तो पास्ट की एबिलिटी कुड से बताते हैं, तो कुडंट बी एबल टू नहीं हो सकता। यहां पर भी सेम प्रॉब्लम आ गई कि कुडंट बी एबल टू नहीं हो सकता। अब दोनों में से एक कर लो, या तो आप कुडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो स्कोर, कुडंट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो कि कुडंट स्कोर, या फिर आप वी है तो वी के अकॉर्डिंग वर लगा दो, वी वर नॉट एबल टू स्कोर, एबल टू स्कोर। अब इन दोनों में से एक कर दो, तो कि भाई द बैट्समैन, तो क्या था, वी कुडंट, तो कुडंट स्कोर हाई, या तो वी कुडंट स्कोर हाई, या वी वर नॉट एबल टू स्कोर हाई। और बेहतर यह रहेगा कि आप कुडंट का यूज करें, बी एबल टू हटा दे, बी एबल टू हटा दो, कुडंट का यूज करो, यह बेहतर होगा सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से। तो यहां पर हमने सुपरफ्लुअस सेंटेंस को हटा दिया, सेंटेंस को सुपरफ्लुअस बनने से बचा लिया, क्योंकि बी एबल टू का मतलब ही कुड से बताते हैं, कुड भी एबिलिटी को, पास्ट की एबिलिटी को बताता है। तो हमने बी एबल टू हटा लगा दिया, तो कुड से मैसेज कन्वे हो गया, बी एबल टू हटा दिया हमने। अब बताओ समझ आया कि नहीं? पहले बताओ क्लियर है कि नहीं, सबसे पहले ये बताओ क्लियर है कि नहीं मेरे बच्चा, क्लियर हुआ कि नहीं?
सुपरफ्लुअस एरर जो हो जाएगा इसको कहते हैं सुपरफ्लुअस एरर, एक ही बात को दो बार बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। कॉन्सेप्ट मैंने एकदम फास्ट ट्रैक से बता दिया है आपको। और दूसरी बात, कहीं आपको लगता है कि कोई चीज का एक्सप्लेनेशन में कुछ कमी रह गई, कि आपको लगता है कि यार ये चीज समझ में नहीं आई है, तो फील फ्री टू आस्क। ठीक है बच्चे, मैं आपके कमेंट्स देख ही रहा हूं सभी के। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन। नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स। हाँ, एरर बताइए बेटा। नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स। हाँ जी, देखिए नीड यू टू बाय सो मेनी बुक्स, तो पता है इसमें एरर क्या होगा? इसमें एरर होगा कि ये टू फुल इन्फिनेटिव नहीं, बेयर इन्फिनेटिव आएगा, टू हटेगा। तो 2 + v1 जो है टू बाय, ये फुल इन्फिनेटिव है, हम टू हटाएंगे तो ये बेयर इन्फिनेटिव रह जाएगा। क्या ऐसा हुआ क्यों? ये हुआ नीड की वजह से, ये हुआ नीड की वजह से। अब मुझे छोटी सी बात बताओ, जैसे मैं अगर मॉडल से कोई सेंटेंस लिखूं कि भाई कैन यू टू सपोर्ट मी, कैन यू टू सपोर्ट मी, क्या आप ऐसे बोल पाओगे? कैन यू टू सपोर्ट मी? बिल्कुल नहीं बोल पाओगे भाई। रीजन क्यों नहीं बोल पाओगे? क्योंकि हम जानते हैं कि कैन जब मॉडल है, तो कैन अगर मॉडल है तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो आप टू लगा नहीं पाओगे। तो दैट्स इट। अब यहां पर हमें पता चल रहा है कि सेंटेंस इंटेरोगेटिव है, सेंटेंस इंटेरोगेटिव है। और इंटेरोगेटिव सेंटेंस को बनाते समय, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में आता है। तो नीड यहां हेल्पिंग वर्ब है, तो ये मॉडल है, क्योंकि मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब का काम करता है, क्योंकि मॉडल ही हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। अगर ये मॉडल है तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाओगे। समझ रहे कि अगर मैं इसको ऐसे बोल देता, अफर्मेटिव बनाऊं, तो मैं यही तो बोलता, तो यू नीड नॉट बाय सो मेनी बुक्स, तो मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू नहीं लगा सकता। हाँ, अब जरा देखो, ये तो हुआ हमारा नीड की टू बाय सो मेनी बुक्स, ऐसे। अब मैं इसको अगर नीड को मेन वर्ब के रूप में यूज करूं, क्योंकि नीड और डेयर सेमी मॉडल होते। हाँ, गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नीड और डेयर जो होते हैं वो सेमी मॉडल होते हैं। तो यहां पे अगर मैं इसको मेन वर्ब के रूप में यूज करूं, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, यू डू नॉट नीड टू बाय सो मेनी बुक्स। अगर नीड यहां मेन वर्ब के रूप में आ जाए, अगर नीड मेन वर्ब के रूप में हो, तो देखो डू से पता चला ये हेल्पिंग वर्ब, इसका मतलब है ये मेन वर्ब है। तो अगर नीड मेन वर्ब है तो आप 2 + v1 फुल इन्फिनेटिव लगा सकते हो। अगर ये मेन वर्ब है तो आप फुल इन्फिनेटिव लगा सकते हो, क्योंकि मेन वर्ब के बाद फुल इन्फिनेटिव का ही यूज होता है। जैसे मैं ऐसे कहूं, आई लाइक टू, कहता है आई लाइक टू ईट पिज्जा, कहता है आई लव टू ईट या आई लाइक टू ईट पिज्जा। तो अगर हम देखें कि लाइक मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब के बाद आपको फुल इन्फिनेटिव देना पड़ेगा 2 + v1, तो मेन वर्ब के बाद फुल इन्फिनेटिव आएगा। तो जब नीड मेन वर्ब है तो फुल इन्फिनेटिव ले लेगा, लेकिन जब नीड हेल्पिंग वर्ब है तो फिर बेयर इन्फिनेटिव v1 लेगा। तो आंसर जो हो जाएगा वो ये कि आपको टू हटाना पड़ेगा। अब बताइए क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है बच्चे, क्लियर हुआ ना मेरे बेटा? ये पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये देखो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है। जो ग्रामर है ना, ग्रामर इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट्स। तो जो ग्रामर है सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स है। तो आप कॉन्सेप्ट आपके हाथ में है तो एग्जाम्पल तो लाखों बन जाएंगे, और मुट्ठी भर ग्रामर के रूल है, मुट्ठी भर ग्रामर के रूल। चलिए आगे बढ़ते हैं। Being a rainy day, I could not go out. Being a rainy day, I could not go out. चलिए आंसर बताइए, 4 का आंसर बताइए। Being a rainy day, I could not go out. बारिश का दिन होने की वजह से मैं बाहर नहीं जा सका। Being a rainy day, I could not go out. चलो देखिए, अब मैं एरर बताऊं। एरर अगर मैं सीधे सीधे बता दूं तो यहां इट आएगा, इट बीइंग, बी स्मॉल हो जाएगा, इट बीइंग। अब कहता है ऐसा क्यों हुआ, इट क्यों आया?
अब बात है यहां इट क्यों आया, आंसर मैंने दे दिया आपको, ए आंसर है, इट आएगा इधर। अब इट आने का रीजन मैंने कहा, मैंने लिखा बीइंग, कहता है बीइंग पुअर, बीइंग पुअर, बीइंग पुअर ए रिच मैन, a rich man helped her, कहता है being poor a rich man helped her, कहता है गरीब होने की वजह से a rich man helped her। बेटा जो बी की फॉर्म है ना, बी की फॉर्म इक्वल टू का काम करती है। जैसे बी की कोई भी फॉर्म लो, हमने कहा शी इज इंटेलिजेंट, शी इज इंटेलिजेंट। अगर हमने कहा शी इज इंटेलिजेंट तो इसका मतलब है जो बी की फॉर्म में इक्वल टू का काम करती है, शी जो है इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कौन है, शी, ये दोनों को इक्वल कर देगी, बी की फॉर्म होगी। तो अगर मैंने बी की फॉर्म लगाई है, अगर मैंने बी की फॉर्म लगाई है तो पता है इसका मतलब क्या होगा, इस बी की फॉर्म का इक्वल हो गया, जो पुअर है ये रिच मैन है, रिच मैन जो है वो पुअर। तो यार ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया, ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं हो गया कि बीइंग पुअर, पुअर होने की वजह से रिच आदमी ने हर की मदद करी। अरे जब वो रिच आदमी है तो पुअर कैसे, ये तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, अजीब नहीं हो गया। तो यहां पर पॉइंट ये आ रहा है, यहां पॉइंट ये आ रहा है कि जो रिच आदमी है ये पुअर नहीं है। और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है बेटा, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं, जब भी हम कोई सेंटेंस बनाते हैं तो हर सेंटेंस में, हर क्लॉज के अंदर, हर सेंटेंस के हर क्लॉज का अपना सब्जेक्ट और अपनी वर्ब होगी। हर क्लॉज को अपना सब्जेक्ट अपनी वर्ब चाहिए, कोई ऐसा सब्जेक्ट कोई ऐसा वर्ब नहीं, क्या कहते हैं, कोई ऐसी वर्ब नहीं जिसको अपना सब्जेक्ट, कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं जिसे वर्ब ना मिले। तो अगर आप चेक करें तो इस सेंटेंस में ये हेल्प्ड, एक वर्ब ये आई, और इस सेंटेंस में एक तो हेल्प्ड ये वर्ब आई, और इस सेंटेंस में जो वर्ब आई एक आई बीइंग। तो भाई मदद किसने करी, रिचमैन, इस रिचमैन ने मदद करी। तो इस वर्ब का सब्जेक्ट तो मिल गया, लेकिन इस वर्ब का सब्जेक्ट कहां है, बीइंग का सब्जेक्ट कहां है, बीइंग का सब्जेक्ट कहां है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि बीइंग कौन है। कहते हैं बीइंग पुअर, तो ये पुअर कौन है, तो पुअर कौन है कि रिच आदमी ने जिसकी मदद करी, तो पुअर है ये लड़की। तो इसका मतलब है ये गरीब कौन है, ये गरीब है लड़की। तो इस वर्ब को सब्जेक्ट दे दो। तो अगर आप इस वर्ब को सब्जेक्ट दोगे, इस वर्ब को सब्जेक्ट दोगे तो आपको शी लिखना पड़ेगा, और ये 20 मोल हो जाएगा, शी लिखना पड़ेगा और 20 मोल हो जाएगा, ये हो जाएगा बीइंग पुअर। तो शी बीइंग पुअर, तो इस वर्ब को सब्जेक्ट देना पड़ेगा। क्लियर हो गया। अगर ये बात समझ में आई तो अब आ जाओ इधर। अगर बीइंग आ रहा है तो इसका मतलब है ये इक्वल हो गया कि जो रेनी डे है वो मैं हूं, और मैं कौन है, रेनी डे। एक बात बताओ, कोई इंसान रेनी डे कैसे हो सकता है, क्योंकि बीइंग का मतलब होता है इक्वल करना, बीइंग का मतलब होता है इक्वल करना। मैंने क्या, राम इज ए मैनेजर। अब जब भी बी की फॉर्म आएगी, बी की फॉर्म मेन वर्ब होगी तो इक्वल टू का काम करेगी। तो राम जो है वो मैनेजर, मैनेजर कौन है, राम। तो इसका मतलब है रेनी डे जो है मैं हो गया, मैं कौन है, रेनी डे हो गया। ये तो हो नहीं सकता, मैं तो रेनी डे हूं नहीं, तो ये तो सेंसिबली लॉजिकली सेंटेंस ठीक नहीं है। तो अब फिर वही बात आती है, हर वर्ब को अपना सब्जेक्ट चाहिए। couldn't go out, इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन हो गया, आई। तो अब आपको इस बीइंग का सब्जेक्ट देना पड़ेगा। और बेटा मौसम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होता है, मौसम से रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट होता है तो वो इट होता है। तो आपको बीइंग का 20 मोल करके इसको इट करना पड़ेगा, इट बीइंग ए रेनी डे। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया, इट बीइंग ए रेनी डे। बताइए समझ आया कि नहीं। बेटा फिर बताता हूं, अगर आपको डिटेल्ड डिस्कशन इसका चाहिए, बहुत बेहतरीन डिस्कशन चाहिए, क्योंकि देखो अभी तो यूट्यूब पर क्लास है, बिल्कुल एकदम डिटेल में नहीं जा सकता। ये नॉन फाइनाइट का एरर, आप नॉन फाइनाइट सीएमसी की बुक में, सीएमसी की ऐप में जाकर आप मेरा कोर्स जो देखेंगे उसके अंदर मैंने नॉन फाइनाइट को डिटेल में समझा रखा है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ। ठीक है बेटा, अगर समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं दूसरे एग्जांपल से समझा दूं। अगर समझ आ गया तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और फिर एक कॉन्सेप्ट, फिर एक और कॉन्सेप्ट आपकी आंखों के सामने। ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। चलो बताइए मुझे। बढ़िया बढ़िया बेटा, शाबाश शाबाश। बताइए, ड्यू टू मी बीइंग ए न्यू कमर आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस। एरर बताएं, एरर बताएं। बेटा कई बार बच्चे कहते हैं कि सर इतने सारे नियम हो जाते हैं, इतने सारे नियम हो जाते हैं,
कैसे याद करें? तो बेटा मैं छोटी सी बात आपको ये बताता हूं, नियम बहुत सारे इसलिए लगते हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस में नहीं है। क्योंकि जिन चीजों की प्रैक्टिस हो जाती है ना, नियम खत्म हो जाते हैं, वो हम हैबिचुअल बन जाते हैं। जिन नियमों को हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिन नियमों की हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो वो नियम जो है हमारी हैबिट में आ जाते हैं। तो फिर वो हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, हमारी हैबिट में है वो। तो जो चीज हैबिट में है उनका कोई नियम नहीं होता। तो नियम उन्हीं के लिए ज्यादा है जो हैबिट में नहीं है, जो ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर रहे। ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ड्यू टू मी बीइंग, तो आंसर देखो, इसका आंसर देखो, इसका आंसर होगा मी की जगह माई। ड्यू टू माई बीइंग ए न्यू कमर, ड्यू टू माई बीइंग ए न्यू कमर। देखो अब छोटी सी बात बताता हूं, कॉन्सेप्ट देखो। तो पहले कॉन्सेप्ट समझा दो। इसके अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो ये है पजेसिव एडजेक्टिव और या पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर, इनके बाद नाउन का आना बेहद जरूरी है। अब पजेसिव एडजेक्टिव कौन होते हैं, पजेसिव डिटरमिनर कौन होते हैं? तो जैसे ये शब्द है माई, आवर, योर, हर, है ना, देयर, वंस, एपोस्ट्रोफियस, वंस, या किसी नाउन पर एपोस्ट्रोफियस लग जाए तो ये हमारे पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं। नीट इज ये पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटरमिनर। तो पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव डिटरमिनर बिना नाउन के नहीं आता। आप कोशिश करो कि आप इस शब्द माई को यूज करो और इसके बाद नाउन ना लगाओ, कोशिश करके देखो। तो यकीन मानो आपने जो आंसर बनाया है ना, अगर माई से आपका सेंटेंस बन गया है, कोई माई से आपने ऐसा सेंटेंस बनाया जिसके अंदर नाउन नहीं है, तो बेटा ट्रस्ट करो वो गलत है। क्योंकि आप कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि फिर तो आप कुछ भी बना रहे हो, क्योंकि आप माई लगाओगे तो एक नाउन देना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा माई बुक, मुझे एक नाउन देना पड़ेगा इसे, ये बिना नाउन के आएगा नहीं। इसीलिए इसे पजेसिव डिटरमिनर भी कहते हैं और पजेसिव एडजेक्टिव भी कहते हैं, पजेसिव डिटरमिनर भी कहते हैं, दोनों ही है इसके नाम। अब लेकिन किसी वजह से माई के बाद अगर गो वर्ब आ जाए तो भाई नियम तो ये कह रहा है ना, पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव डिटरमिनर को नाउन चाहिए। पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव डिटरमिनर को नाउन चाहिए, तो पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव डिटरमिनर के बाद वर्ब कैसे आ सकती है? तो गलत हो गया। नाउन है तो ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद वर्ब है तो गलत है। तो वर्ब को नाउन बनाने का तरीका है उसमें आईएनजी लगा के उसे जिरंड बना दे। तो बेटा यही बात, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हम नाउन लगाते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड आता है। एक ही बात है, क्योंकि जिरंड आईएनजी फॉर्म जो कि नाउन का काम करता है, जिरंड आईएनजी का जो होता है वो नाउन का काम करता है। तो इसको ठीक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माई गोइंग। तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद ये जो है ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है। अब कहेंगे कि माई गोइंग क्या होता है? देखो मीनिंग निकालो। माई गोइंग मेरा जाना। जैसे मैं बात बोलूं योर, मैंने कहा योर कुकिंग, यार तुम्हारा खाना पकाना, योर कुकिंग फूड, तुम्हारा खाना पकाना। कहता है हर राइडिंग कि मतलब हर राइडिंग स्कूटी, उसका स्कूटी का चलाना। कहता माई स्पीकिंग, मेरा बोलना, माई स्पीकिंग मेरा बोलना। कहता योर लर्निंग, तुम्हारा सीखना। आई बात समझ? क्लियर हुआ कि नहीं? तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद हमें क्या चाहिए, जिरंड। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड। तो यहां क्या कहता है, ड्यू टू, कहता है के कारण। किसके कारण? माई बीइंग, मेरे होने के कारण, ए न्यू कमर, मेरे न्यू कमर होने के कारण, मेरा होना, माई बीइंग मेरा होना। तो जैसे हमने कहा माई गोइंग मेरा जाना, तो माई बीइंग मेरा होना। तो क्या होना, माई बीइंग ए न्यू कमर, मेरा न्यू कमर होने की वजह से, मेरा न्यू कमर होने की वजह से आई वॉज अनेबल टू गेट ए गुड हाउस, कि मैं अनेबल हुआ, मैं नहीं ले पाया, मैं नहीं अरेंज कर सका एक गुड हाउस, क्योंकि मैं न्यू कमर हूं। तो एरर, तो माई बीइंग। अब बताओ समझ आया कि नहीं कॉन्सेप्ट? तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद जिरंड चाहिए, पजेसिव एडजेक्टिव के बाद नाउन चाहिए। अगला कॉन्सेप्ट आपकी स्क्रीन पर, here it is. The teacher forbade the boys and girls not to stage a walkout. अरे बताओ, बेहद इजी, बेहद इजी, देखते ही बता दे कोई, बेहद इजी, बेहद इजी है। बताओ 6 का ABCD, 6 का ABCD। तो देखो अरे बताता हूं बेटा, कुछ सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं, कुछ सेमी नेगेटिव वर्ड्स होते हैं। लैटिन भाषा का शब्द है सेमी, जिसका मीनिंग अंग्रेजी भाषा में होता है हाफ।
हिंदी में होता है आधा, तो कुछ आधे नेगेटिव होते हैं, मतलब उनके अंदर नेगेटिव ऑलरेडी शामिल होता है, नेगेटिव सेंस। जैसे हम बात करते हैं फोरबिड, जिसका मतलब है मना करना। अब फोरबिड का मतलब मना करना होता है। ऐसे ही शब्द है सेल्डम, हार्डली, रेयरली, रेयरली, बेयरली, बेयरली, इसके अलावा अनटिल, अनलेस, अनटिल, अनलेस, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो इन शब्दों के साथ डबल नेगेटिव यूज नहीं करते, तो डबल नेगेटिव नोट अलाउड, तो इनके साथ नोट का इस्तेमाल नहीं होगा। एक ही बात को दो बार मना करना, एक ही बात को दो बार मना करना गलत होता है। एक ही बात को, एक लेस्ट भी होता है, लेस्ट, लेस्ट के साथ शुड आता है, तो लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि ये भी ये कंजंक्शन है, तो इसके साथ भी नोट नहीं आता। तो यहां पर हमारा एक वर्ड आ गया फॉरवर्ड, ये मना करना। तो फॉरवर्ड किस चीज के लिए किया कि फॉरवर्ड बना किया टू स्टेज ए वॉकआउट। टू स्टेज ए वॉकआउट का मतलब है कि इकट्ठे स्टेज से बाहर नहीं जाने के लिए मना किया। तो टीचर्स ने सब लड़के लड़कियों से कहा कि सब इकट्ठे मिलकर सब स्टेज से नीचे नहीं जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। तो मना किस चीज को कर रहे हैं? मना कर रहे हैं टू स्टेज ए वॉकआउट। तो स्टेज ए वॉकआउट को मना कर रहे हैं। तो जब मना कर रहे हैं तो फिर दोबारा नोट से क्यों मना कर रहे हैं? तो एक ही बात को दो तरीके से मना किया जा रहा है, एक फॉरवर्ड से, एक नोट से। तो एक ही बात को दो तरीके से मतलब एक ही बात को दो बार मना करना एक ही सेंटेंस में तो गलत है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? यहां से हमें नोट हटा देना है। नोट हटा दोगे सेंटेंस ठीक। तो टीचर ने फॉरवर्ड मना किया लड़कों को और लड़कियों को टू स्टेज ए वॉकआउट, स्टेज से बाहर जाने के लिए मना किया। अब बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो बेटा ये कॉन्सेप्ट है, इन कॉन्सेप्ट के ऊपर इंग्लिश टिकी हुई है। इंग्लिश के ये जो कॉन्सेप्ट्स मैं सिखा रहा हूं, इन कॉन्सेप्ट्स के बिहाफ पर हम गवर्नमेंट जॉब के अंदर आने वाले जो एरर्स है, ये गवर्नमेंट जॉब 2022 में तो आया हुआ है, प्रीवियस ईयर के तो है ही। और ये सब क्लास में मैं डिटेल में समझाता हूं, यही सब चीजें क्लास में मैं डिटेल में समझाता हूं। प्रीवियस ईयर के तो डिस्कस ही कर रहा हूं मैं आपसे, PYQ की तो क्लासेस ही हैं ये, कि कोई भी मॉक टेस्ट नहीं है। ये सारे जो क्वेश्चन पेपर से जो निकाले हुए हैं ये PYQ ही हैं सारे। दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बोट इट फॉर यू। ध्यान से सुनना इसका एरर, कौन बताएगा? ध्यान से सुनना इसका एरर, ठीक है? तो ध्यान से देखें इसके एरर को। दिस इज द न्यू बुक विच माई फादर बोट इट फॉर यू। अब जरा सेंटेंस देखो, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो द गर्ल, आई नो द गर्ल, कहता whom the principal कहता है whom the principal awarded। मैंने इसे कर दिया whom the principal awarded। तो मैंने ये सेंटेंस लिया कि आई नो द गर्ल, कह रहा मैं उस लड़की को जानता हूं whom the principal awarded, जिसको प्रिंसिपल ने अवार्ड किया। अब जरा ध्यान दीजिए, मैंने कहा मैं उस लड़की को जानता हूं, तो क्या किस लड़की को जानते हो? कह रहा उस लड़की को जानता हूं। तो इट इज द डिस्क्रिप्शन। ये पूरे का पूरा डिस्क्रिप्शन जो है, इस डिस्क्रिप्शन को हम ग्रामेटिकली बोलते हैं रिलेटिव क्लॉज। ये डिस्क्रिप्शन है, ये डिस्क्रिप्शन है किसका? गर्ल का। ये गर्ल का डिस्क्रिप्शन है ना? अब यहां पे कहता है कि मैं उस लड़की को जानता हूं। जिस शब्द को हम डिस्क्राइब करते हैं उसे हम ग्रामेटिकली कहते हैं एंटीसीडेंट। अब गर्ल एंटीसीडेंट है, तो मैंने कहा मैं उस लड़की को जानता हूं किसको? जिसको प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया था। तो बताओ मुझे ये अवार्ड किसे मिला था? ये बताओ मुझे अवार्ड किसे मिला? तो कि अवार्ड दिया किसे? तो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है? अवार्ड किसे मिला? तो अवार्ड मिला इस लड़की को। तो ये एंटीसीडेंट है, ये ऑब्जेक्ट हुआ कि नहीं हुआ? तो मींस यहां पे जो गर्ल है इस वाक्य के अंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रही है। ये जो एंटीसीडेंट है इस वाक्य में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है। अगर ये इस वाक्य का, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, इस वाक्य में अवॉर्डेड का ऑब्जेक्ट है, तो क्या मैं यहां पर हर लगा पाऊंगा? मैं यहां पर भी हर लिख दूं, मैं यहां पर भी हर लिख दूं, यहां पर गर्ल लिख दूं। तो भाई एक वर्ब का ऑब्जेक्ट जब मुझे गर्ल मिल गया, एक वर्ब का ऑब्जेक्ट जब मुझे गर्ल मिल गया, तो मैं दोबारा से ऑब्जेक्ट क्यों लिखूंगा? तो अगर मैं ये दोबारा से ऑब्जेक्ट लिख दूं तो बेटा यही तो एरर है, ये एरर है।
आप 2 बार ऑब्जेक्ट लिख नहीं पाएंगे। तो बेटा यही कहानी हुई, यहां आपको इट हटाना है, सी एरर, आपको इट हटाना है। कह रहा है हुआ कैसे, ये कैसे, इट हटा कैसे? तो ध्यान से सुनो, तो फिर समझा रहा हूं, ध्यान से सुनो कि ये इट हटा कैसे। यहां इट नहीं आएगा, तो हमने कहा दिस इज द न्यू बुक। अरे कह रहे ये तो नई बुक है, दिस इज द न्यू बुक, ये तो नई बुक है। ये कौन सी नई बुक है? तो इस बुक को हम डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये एंटीसीडेंट बन गया। जैसे गर्ल एंटीसीडेंट है, ऐसे बुक एंटीसीडेंट बन गया। वो शब्द एंटीसीडेंट होता है जिसकी आप एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हो। जिस प्रकार से इस गर्ल की एडिशनल इंफॉर्मेशन ये कहकर दी कि जिसको प्रिंसिपल ने अवार्ड दिया था, इसी प्रकार से हमने इस बुक की एडिशनल इंफॉर्मेशन दी, विच माई फादर बॉट इट फॉर यू, जो मेरे पिताजी तुम्हारे लिए लाए थे। कहते दिस इज द न्यू बुक, अरे ये तो वो नई किताब है। कौन सी नई किताब? तो इसका डिस्क्रिप्शन दे रहे कि जो मेरे पिताजी तुम्हारे लिए लाए थे। तो एक बात बताओ, विच माई फादर बोट, मेरे पिताजी जो लेकर आए थे, ये जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ये लाए क्या थे? पिताजी लाए क्या थे? पिताजी लाए थे ये नई किताब। तो ये जो नई बुक है इस बोट का ऑब्जेक्ट है। तो इस बोट को ऑब्जेक्ट एक नई बुक बोलकर द न्यू बुक बोलकर हमने दे दिया। तो इस बोर्ड का ऑब्जेक्ट हमें ऑलरेडी मिल गया। तो जब इस बोर्ड का ऑब्जेक्ट मिल गया तो दोबारा से इट लगा के दोबारा ऑब्जेक्टिव लिखेंगे। दैट्स इट, दिस इज द एरर, प्रोनाउन एरर। आप 2 बार ऑब्जेक्ट लगा ही नहीं पड़ेंगे, तो यहां पर डबल ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर जो ऑब्जेक्ट हुआ वो डबल ऑब्जेक्ट हो गया। अब बताओ समझ में आया कि नहीं? ये बताओ समझ में आया कि नहीं? तो बेटा ये सब चीजें मैं क्लास में ढंग से समझाता हूं कि एंटीसीडेंट क्या है, ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव क्लॉज क्या है, ये सब चीजें। अब ये अगर किसी को देखना है तो बेटा ये प्रोनाउन की क्लास में रिलेटिव प्रोनाउन जाकर आप चेक कर लेना, डिटेल में मिल जाएगा आपको, बहुत बढ़िया तरीके से ढंग से समझा रखा है यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन फ्रॉम वॉइस। बेटा वॉइस है, बनाइए। ये वॉइस कब का है? 22 में आया हुआ है। टीयर 2 मेंस का है बेटा, 22 में आया हुआ। देखें, बनाए आंसर ABCD, बनाए आंसर ABCD। Efforts are being made by us to reduce crowding in core city areas. In core city areas, तो देखो बेटा इसके अंदर क्या दिया, कहता आर बीइंग मेड। तो ये आर की स्पेलिंग गलत हो गई है, ARE, आर बीइंग मेड। तो इससे पता चला ये प्रेजेंट है, बीइंग मेड कॉन्टिन्यूअस। आर बीइंग मेड ये क्या बना? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस बना। इट इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। और अगर आप इसे एक्टिव वॉइस बनाओगे, क्योंकि क्या होता है, चेंज द वॉइस, हमें वॉइस को चेंज करना है। एक्टिव वॉइस दे रखा हो तो पैसिव वॉइस बनाना है, पैसिव वॉइस दे रखा हो तो एक्टिव वॉइस बनाना है। तो बेटा आर बीइंग मेड से, क्योंकि जब भी हम पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिखते हैं तो B+V3 आना कंपलसरी है, B+V3 आना कंपलसरी है। तो यहाँ बीइंग प्लस V3 आ गया, तो इससे पता चल गया ऑलरेडी पैसिव वॉइस है। तो इसका मतलब मुझे अब इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। तो एक्टिव वॉइस बनाने के लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो बेटा इज एम आर को तो मेरे को इज एम आर ही लिखना है, क्योंकि टेंस चेंज होगा नहीं। एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते हैं या पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस, तो टेंस नहीं बदलेगा। तो ये प्रेजेंट बन गया, इज एम आर तो कॉन्टिन्यूअस, तो बीइंग मेड, तो मेड की जगह आपको मेकिंग करना पड़ेगा। तो इज एम आर मेकिंग देखो कहां कहां है, इज एम आर मेकिंग। तो देखो ये वर्ब मेकिंग हो गया, टेंस बदल गया तो गलत हो गया। ये मेड हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गया, हमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस देना है। तो ये वर्ब की पास्ट इंडेफिनिट है तो गलत हो गया। ये क्या कहते हैं, पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो गया, गलत हो गया। ये फ्यूचर हो गया तो ये गलत हो गया। तो सीधी सी बात है, 3 गलत, तो आंसर आर मेकिंग, डी आंसर। देन टेंस एंड वॉइस आर फॉर्म्स ऑफ वर्ब। अगर टेंस और वॉइस बना रहे हैं तो उसके अंदर वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल होना कैसे हुआ है, उन्हीं कॉन्सेप्ट को समझना ही इन टॉपिक को समझना है। वहीं से एरर निकल के आते हैं, वहीं से एरर निकल के आते हैं। क्लियर हुआ ना? चलिए अगला देखें। अगला देखें कॉन्सेप्ट, ये है हमें नरेशन। नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। बनाइए, 9 का आंसर दो। नरेशन ABCD, 9 का आंसर दो। देखे, रोहन आस्क्ड मी इफ रोहित स्टिल क्राइड। रोहन आस्क्ड मी इफ रोहित स्टिल क्राइड। तो अब इसके अंदर भी देखो, तो अब आज जो मैंने करा, देखो कल जो हमने करा था डिस्कस, वो हमें एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना था, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना था। लेकिन आज मैं उल्टा लेकर आया हूं, है ना, आज उल्टा लेकर आया हूं कि पहले पैसिव वॉइस ऑलरेडी एक्टिव वॉइस बनाओ, तो जो जितने भी कॉन्सेप्ट है वो रिवर्स हो जाएंगे अब। और अब क्या है, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना आता है, लेकिन कभी कभी इनडायरेक्ट से डायरेक्ट बनाना भी आता है। तो ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है,
इट इज ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच, ये ऑलरेडी इनडायरेक्ट स्पीच है। या ऐसे मानो, इसको अगर आसान करना है तो ऐसे मानो ये आंसर है, ऐसे मानो कि ये आंसर है, ये रहा आंसर। तो क्या इसका क्वेश्चन तैयार करो, ये रहा आंसर। तो इनमें से एक क्वेश्चन बनाओ, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ, इनमें से एक क्वेश्चन ऐसा बनाओ जो जिसका आंसर ये हो। तो इस आंसर का सही क्वेश्चन ढूंढो, इस आंसर का सही क्वेश्चन ढूंढो। तब देखो इसने कहा आस्क्ड, तो रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता, रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस कभी नहीं बदलता। तो आज तो सेड टू को आस्क्ड किया होगा, सेज को तो आज नहीं कर सकते क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों पास्ट इंडेफिनिट। तो इसका मतलब ये गया सेड टू, तो यहां तक ठीक है। रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, रोहन सेड टू मी, सेज गलत हो गया। अगर इसने इफ लगाया है हेल्पिंग वर्ब से, क्योंकि अगर आस्क्ड है कुछ पूछा गया है तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस हुआ, और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, और अगर वो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो तभी हमने इफ या वेदर लगाया। इफ या वेदर इसलिए लगाया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो चेक करो सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू है कि नहीं, तो कह रहा हाँ सब हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अगर कोई हेल्पिंग वर्ब से शुरू नहीं होता तो गलत हो जाता। हेल्पिंग वर्ब चार ही हमारी, डू, बी, हैव और वुडल। तो डू, बी, हैव और वुडल, तो हमारी डू वाली वर्ब और हैव वाली वर्ब दे रखी। अब वो क्या कहता है कि अब क्या कहता है कि रोहित, सब्जेक्ट रोहित, तो भाई सभी में रोहित है, पहले सब्जेक्ट ले लिया। अब स्टिल क्राइड, तो क्राइड बना पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट किससे होता है, पास्ट इंडेफिनिट कन्वर्ट होता है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बनता है। कहता है प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बनता है ना, या फिर पास्ट इंडेफिनिट का भी पास्ट इंडेफिनिट। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट से पास्ट इंडेफिनिट बना तो इसका मतलब है जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट रहा होगा, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हैज हैव नहीं लगता, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो पास्ट इंडेफिनिट बनाया होगा भाई, प्रेजेंट इंडेफिनिट से तो पास्ट इंडेफिनिट बनाया होगा। तो अगर हैज हैव या डिड लगा रहे हैं तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट, ये तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, ये दोनों तो गलत हो गए, ये दोनों तो गलत हो गए। तो इसका मतलब है डज स्टिल क्राई या डज रोहित स्टिल क्राई। तो अब इन दोनों में से हमें एक लेना है, डज रोहित स्टिल क्राई और डज रोहित स्टिल क्राई। तो पॉइंट इज ये तो पहली गलत, दोनों ये गलत हो गए। ये तो हमारा पहली गलत था ना सेज की वजह से, ये तो हमारा पहली गलत है। अब ये दो इनकी वजह से गलत हो गए, तो तीन हमने गलत कर दिए। तो आंसर आ गया रोहन सेड टू मी डज रोहित स्टिल क्राई। इस मेथड को कहते हैं हम, इस मेथड को हम कहते हैं एलिमिनेशन मेथड, कि जब सही आंसर ना पता हो तो गलत काटते हुए चलो। यहां से क्या कहते हैं, प्रेजेंट से ये कट गया, और हमें यहां पर पास्ट इंडेफिनिट बनाया हुआ है तो हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट चाहिए। अब ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट है तो दोनों कट गए, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट इन दोनों में है, ये पहले कट गया तो आंसर ये रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब बताओ समझ आया कि नहीं। तो बेटा आंसर जो है वो कॉन्सेप्ट के जरिए निकल कर आते हैं। आज हो गया टाइम, कल मिलते हैं। आज की क्लास इतनी, कल फिर मिलते हैं अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स के साथ। जुड़ते रहिए, बने रहिए, देखते रहिए। ठीक है बेटा, थैंक यू, सी यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, स्लीप टाइट, जय हिंद, जय भारत।